हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। और ये इसके ऊपर हमारा फर्स्ट वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की बात करें तो इसके ऊपर हमारा ये 7वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने EMRS PGT हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त हमने चर्चा की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके ऊपर चर्चा की थी। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे तो इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं रोमन साम्राज्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य है, इसका जो टाइम पीरियड है ये 27 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक रहा था। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो इस चैप्टर का नाम तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य क्यों है, इसके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर को हमने 5 टॉपिक में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाता है सामान्य परिचय, फिर आ जाता है ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके राजनीतिक विकास की, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन रोमन सम्राट का इनमें योगदान रहा था, किस प्रकार से जो रोमन साम्राज्य है उसका अंत हुआ। तो इन सब की चर्चा करेंगे। इसके राजनीतिक विकास में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इसके धार्मिक और सामाजिक आधार पर चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे इसके आर्थिक विकास पर। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में हम जो प्रमुख जो शब्दावलियां हैं और जो महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे जो संबंधित घटनाएं हैं उनके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं रोमन साम्राज्य का सामान्य परिचय और रोमन साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रोमन साम्राज्य का विस्तार। देखिए, इस चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। और ये जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि जो रोमन साम्राज्य ये तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। अधिकांश यूरोप में फैला हुआ था, उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र जिसमें आ जाता है पश्चिमी एशिया आ जाता है, एशिया में फैला हुआ था। और उत्तरी अफ्रीका का जो अधिकांश भाग है यहाँ पर फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। देखिए, ये जो मैप है ये 117 ईस्वी का है, रोमन साम्राज्य से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे कि जो अधिकतर जो यूरोप है ये रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता था। इसके अतिरिक्त जो उत्तरी अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका यहाँ तक आ जाता था, ये सहारा रेगिस्तान तक, ये सहारा का रेगिस्तान है। तो यहाँ तक रोमन साम्राज्य फैले हुआ था। इसके आगे हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे जो फरात नदी है, तो फरात नदी तक ये रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। और बाद में रोमन साम्राज्य है ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। रोमन साम्राज्य का ये हिस्सा कहलाता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और इधर वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है इसकी राजधानी है वो रोम हो जाती है, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है इसकी राजधानी बांजेटाइन हो जाती है, जिसे बाद में कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है, कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये केवल इसका सामान्य परिचय है। अब हम चर्चा करते हैं कि रोमन साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो कहाँ तक फैली हुई थी। ये जो मैप है ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का मैप, इस मैप की सहायता से हम देखेंगे। यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो रोमन साम्राज्य था ये राइन और डैन्यूब नदी तक फैला हुआ था। ये डैन्यूब नदी है और ये राइन नदी है, यहाँ तक फैला हुआ था। दक्षिण की बात करें तो ये अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है यहाँ तक फैला हुआ था। पश्चिम की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। और यदि हम बात करें पूर्व की बात करें तो पूर्व में ये फैला हुआ था फरात नदी तक। ये दमिश्क के थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो यहाँ पर एक फरात नदी आती है, तो फरात नदी तक है ये रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। और यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर को उस समय रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। अब हम देखते हैं एशिया के मैप को देखते हैं। ये पश्चिमी एशिया का मैप है। इस मैप में आप देखेंगे कि ये जो फरात नदी है, ये फरात नदी इसकी पूर्वी सीमा होती थी रोमन साम्राज्य। फरात नदी के इस वाला जो हिस्सा था ये रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता था, और फरात नदी का जो इसके बाद वाला जो हिस्सा था ये फारस या जो ईरान वाला साम्राज्य है उसके अंतर्गत आ जाता था। देखिए, रोमन साम्राज्य के समकालीन एक और बड़ा साम्राज्य था जिसे हम फारस या ईरानी साम्राज्य कहते हैं। तो इस चैप्टर में कई बार आपको फारस और ईरानी साम्राज्य का भी जिक्र होगा, क्योंकि ये रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी हुआ करता था। और यदि हम बात करें फारस या ईरानी साम्राज्य की बात करें तो ये कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर और अरब सागर तक ये फैला हुआ था। कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर अरब सागर तक, और कभी कभी तक इसका विस्तार है ये पहुंच जाता था, अफगानिस्तान तक भी पहुंच जाता था। अब हम चर्चा करते हैं रोमन और ईरानी साम्राज्य के ऊपर चर्चा करते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अर्थात 630 ईस्वी के दशक तक की जो अवधि है इसमें जो अधिकांश यूरोप हो गया, उत्तरी अफ्रीका हो गया और मध्य पूर्वी जो विशाल क्षेत्र है एशिया का, ये कहा जाता था रोमन और ईरानी दो साम्राज्यों के अधीन ही आता था। ये तीन महाद्वीपों में फैले हुए थे दो साम्राज्य।
और ईरानी साम्राज्य की हम बात करें तो ये कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का जो समस्त क्षेत्र है, कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ भाग भी इसमें आ जाते थे। यहाँ पर आप जो मैप देखेंगे, इस मैप में आप देखेंगे कि जो कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर और ये जो अरब सागर है यहाँ, और कई बार अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र भी फारस के अंतर्गत आ जाता था। और जो दोनों साम्राज्य थे ये एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी, जिन्हें हम कहते हैं फरात नदी, वो अलग करती थी। इस मैप में आप देखेंगे कि जो ये फरात नदी है ये इनकी सीमा हुआ करती थी। फरात नदी के पश्चिम की तरफ आ जाता था रोमन साम्राज्य और फरात नदी के पूर्व की तरफ होता था ईरानी साम्राज्य। रोमन साम्राज्य और जो ईरानी साम्राज्य हैं ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। अक्सर इनके बीच में लड़ाइयां होती रहती थी। रोमन साम्राज्य को यदि हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ईरान के मुकाबले इसमें अधिक विविधतापूर्ण था। इसका रीजन क्या था? ईरानी साम्राज्य की बात करें तो इसमें अधिकतर दो वंशों ने शासन किया, पार्थियन और ससानी। और जिन लोगों पर इन्होंने शासन किया वो भी अधिकतर ईरानी थे। लेकिन इसके विपरीत अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूरोप की संस्कृति अलग थी, अफ्रीका की अलग थी संस्कृति, और एशिया की संस्कृति अलग थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया की संस्कृति भिन्न भिन्न थी। यहाँ की भाषाएं अलग अलग होती थी। तो जो रोमन साम्राज्य है ये राज्य क्षेत्रों संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप था, जो सरकार की एक साझी प्रणाली के द्वारा परस्पर संबंध था, अर्थात बंधा हुआ था। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य में प्रमुख कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। देखिए, रोमन साम्राज्य वैसे तो बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती थी, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के लिए दो भाषाओं का यूज किया जाता था। पहली आ जाती है लातिनी भाषा, जिसे हम लैटिन भाषा भी कहते हैं, और दूसरी आ जाती है यूनानी भाषा, जिसे ग्रीक भाषा भी कहा जाता है। तो ये दो भाषाएं थी, इनका प्रयोग होता था प्रशासनिक कार्यों में। यदि हम बात करें लातिनी भाषा की तो लातिनी भाषा है ये पश्चिमी भाग का जो उच्च वर्ग होता था ये बोलता था, और यूनानी भाषा का प्रयोग है ये पूर्वी भाग में होता था। रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग होता था उसमें यूनानी भाषा का प्रयोग होता था, और पश्चिमी भाग में होता था लातिनी भाषा का प्रयोग होता था। और इन दोनों भाषाई क्षेत्र को जो अलग करती थी वो भूमध्य सागर को चीरती हुई एक रेखा अलग करती थी। यदि हम बात करें लातिनी भाषा की बात करें तो लातिनी भाषा जो अंतिम रूप से बोली जाती थी वो क्षेत्र था अफ्रीका का त्रिपोलितानिया क्षेत्र था, और इस त्रिपोलितानिया के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती थी लातिनी भाषा। त्रिपोलितानिया से लेकर और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र था इसमें बोली जाती थी लातिनी भाषा। और जो यूनानी भाषा है ये शुरू हो जाती थी साइरेनाइका से शुरू हो जाती थी, और इसके बाद का जो पूर्वी क्षेत्र आ जाता था उसमें बोली जाती थी यूनानी भाषा। यदि इस रेखा की हम बात करें जो ये भाषाई क्षेत्र को डिवाइड करती थी, तो सर्वप्रथम जो क्षेत्र आता था जहाँ पे जो लातिनी भाषा बोली जाती थी वो था त्रिपोलितानिया, और उसके बाद वाला क्षेत्र। और यदि हम बात करें इस रेखा के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पहला जो क्षेत्र आता था वो आता था साइरेनाइका आता था, जिसमें यूनानी भाषा बोली जाती थी, और इसके बाद का जो क्षेत्र आता था उसमें यूनानी भाषा बोली जाती थी। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं की, बात करते हैं रोमन साम्राज्य की। तो देखिए, रोमन साम्राज्य है इसमें अनेक स्थानीय संस्कृतियां और भाषाओं का वैभव था, क्योंकि अलग अलग महाद्वीपों में फैला हुआ था। वहाँ की संस्कृतियां अलग अलग थी, भाषाएं अलग अलग थी। और यदि इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे दास श्रम का बहुत अधिक बोलबाला था। तो जनसंख्या का जो अधिकतर हिस्सा होता था वो दास होते थे। जब हम रोमन साम्राज्य का आर्थिक विकास पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। 5वीं शताब्दी और उसके पश्चात का जो समय है उसमें पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है वह टूट जाता है, लेकिन जो पूर्वी भाग है यह साम्राज्य का अपवाद स्वरूप समृद्ध बना रहता है। देखिए, हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि जो रोमन साम्राज्य है ये आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो आ जाता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इसकी जो राजधानी होती थी वह होती थी रोम। और एक आ जाता है पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इसकी जो राजधानी होती थी वह होती थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया उसकी राजधानी होती थी। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है ये धीरे धीरे टूट जाता है और बिखर जाता है, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य है ये अपने वैभव को बरकरार रखता है। और रोमन साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख खिलाड़ी मिलेंगे आपको। पहला जो सम्राट मिलेगा, दूसरा जो अभिजात वर्ग मिलेगा, जो सीनेट होती थी, एक संस्था होती थी, उसी में अभिजात वर्ग ही होता था। और रोमन साम्राज्य से पहले रोमन गणतंत्र होता था, उसमें जो सबसे शक्तिशाली जो संस्था होती थी वो सीनेट होती थी। उसके बाद में आ जाती है सेना। तो जब ऑगस्टस प्रथम ने जब रोमन साम्राज्य की स्थापना की तो उसने सेना को अपने अधिकार में लिया, सेना को अपने पक्ष में लेता है, और फिर सीनेट यहाँ पर कमजोर हो जाती है और रोमन साम्राज्य में है वो सम्राट शक्तिशाली होता है। लेकिन हम बात करें रोमन गणतंत्र की तो यहाँ पर सीनेट शक्तिशाली होता है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास पढ़ेंगे उस टॉपिक में। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत। देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों से तात्पर्य होता है ऐसे स्रोत जिनकी सहायता से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त।
और यहाँ पर हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो रोमन साम्राज्य के ऐसे स्रोत जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उनमें मुख्यतः 3 प्रकार के स्रोत आ जाते हैं। पहले आ जाते हैं पाठ्य सामग्री, अर्थात जो लिखित सामग्री होती है वो आ जाती है। दूसरे प्रलेख और दस्तावेज आ जाते हैं, और तीसरे आ जाते हैं भौतिक अवशेष आ जाते हैं। तो प्रत्येक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री से तात्पर्य होता है लिखित सामग्री। और ये लिखित सामग्री क्या होती थी? ये लिखित सामग्री होती थी वर्ष वृतांत होते थे। अब देखिए, ये वर्ष वृतांत क्या होते थे? समकालीन जो इतिहासकार होते थे, उनके द्वारा जो लिखित उस काल की जो हिस्ट्री होती थी, उन्हें कहा जाता था वर्ष वृतांत कहा जाता था। और इसलिए इनका नाम वर्ष वृतांत पड़ा, क्योंकि ये प्रति वर्ष लिखे जाते थे। इनमें प्रमुख आ जाते थे पत्र आ जाते थे, व्याख्यान आ जाते थे, प्रवचन आ जाते थे, और रोमन साम्राज्य के जो कानूनी दस्तावेज थे वो सब इसके अंतर्गत आ जाते थे। तो ये रोमन साम्राज्य का लिखित ऐतिहासिक स्रोत हो गया। दूसरे जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत आ जाते हैं उसमें प्रलेख और दस्तावेज आ जाते हैं। और प्रलेख और दस्तावेज की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते थे उस समय। एक अभिलेख होते थे और एक होते थे पेपाइरस। देखिए, अभिलेख होते थे ये आमतौर पर जो कठोर सतह होती थी उस पर उत्कीर्ण होते। कठोर सतह जैसे पत्थर की सिलाएं हो गई, स्तंभ लेख हो गए, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, या ताम्र पत्र हो गए, धातु से बने जो पत्र होते थे वो होते थे। तो ये क्या होते थे? स्थायी होते थे और आसानी से नष्ट नहीं होते थे। और यदि हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो इसमें जो आपको अभिलेख मिलेंगे वो 2 भाषाओं में मिलेंगे, एक लातीनी भाषा में और दूसरे मिलेंगे यूनानी भाषाओं में। अब हम चर्चा करते हैं पेपाइरस पत्र की चर्चा करते हैं। देखिए, पेपाइरस पत्र होते थे, ये होते थे पांडुलिपि होते थे। पांडुलिपि भी बोलते हैं इनको। पांडुलिपि या अंग्रेजी में कहते हैं इसे मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। मेन्यू का मतलब होता है हाथ से, स्क्रिप्ट मानी लिखा हुआ। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो भी पत्र लिखे जाते थे वो हाथ से लिखे जाते थे। इसी कारण से इन्हें पांडुलिपि या मेन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये जितनी भी पांडुलिपि मिलेंगी ये मिलेंगे आपको पेपाइरस पत्र में मिलेंगे। देखिए, पेपाइरस क्या होता था? पेपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा होता था जो मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था, और इसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, जिसके कुछ उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनको जो पेपाइरोलॉजिस्ट होते थे वो इनको प्रकाशित करते थे। तो इनसे भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इन पेपाइरस पत्र में हमें संविदा पत्र मिलते हैं, लेख मिलते हैं, सरकारी दस्तावेज मिलते हैं। तो उनकी सहायता से हमें रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे अंत में हम चर्चा करते हैं भौतिक अवशेष। देखिए, जब पुरातत्वविद होते हैं वो उत्खनन या क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं तो उन्हें बहुत सारी वस्तुएं मिलते हैं, और उन वस्तुओं की सहायता से हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। उनमें जैसे आ जाती इमारतें आ जाती हैं, स्मारक आ जाती है, अन्य प्रकार की संरचनाएं आ जाती हैं, मिट्टी के बर्तन आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, और पच्चीकारी का जो सामान आता है वो आ जाता है। तो इनकी सहायता से भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। तो ये हो गए भौतिक अवशेष। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की रोमन साम्राज्य का सामान्य परिचय, और ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके राजनीतिक विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। राजनीतिक विकास में हम चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन रोमन सम्राट का इसमें योगदान रहा था, साथ ही रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल है वो कैसा रहा। फिर हम चर्चा करेंगे इसके परवर्ती पुराकाल में। देखिए, रोमन साम्राज्य को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आ जाता है पूर्ववर्ती आ जाता है, और एक आ जाता है परवर्ती। और इसको डिवाइड करते हैं हम तीसरी शताब्दी से। तीसरी शताब्दी के जो पहले का जो काल है ये पूर्ववर्ती कहलाता है, और तीसरी शताब्दी के जो बाद का काल है ये परवर्ती कहलाता है। इसके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसको क्यों 2 भागों में डिवाइड किया गया था, उसके पीछे रीजन क्या था, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो पूर्ववर्ती काल है ये शुरू हो जाता है 27 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है, और ये होता है तीसरी शताब्दी तक। और परवर्ती है ये तीसरी शताब्दी से शुरू हो जाता है, और ये होता है 600 ईस्वी तक। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि रोमन साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। तो इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।